हेलो एनिमल लवर, वेलकम टू सेंटेक्स लेयर। और आज हम लोग देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड 4 को। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू एक छोटे से इंट्रो के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है विंसेंट को, जिसे एक बियॉन्डर पनिशमेंट दे रहा था। दरअसल विंसेंट अरोरा ऑर्डर नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होता है, जिसके अंदर 7 सेज और 22 ओरेकल होते हैं और ये सारे ओरेकल बियॉन्डर होते हैं। यहाँ पे वो लोग ट्रू क्रिएटर की पूजा करते हैं। यहाँ पास ओरेकल विंसेंट को इसलिए पनिशमेंट दे रहा था क्योंकि एंटीगोनस परिवार के नोटबुक को क्लैन और उनके दोस्तों को एक आम बुक समझ के दे दिया था, जिस वजह से वो लोग मर गए होते हैं और इस वक्त वो बुक चाइनीज गेट के पीछे बंद रहती है। फिर विंसेंट अपनी उंगलियों को खाने लगता है और वो बोलता है, लॉर्ड ओरेकल माफ कर दीजिए, अब यहाँ से बच के कोई नहीं जाएगा। पक्का क्लैन को कुछ न कुछ पता चल गया था, आप दिक्कत मत लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उस नोटबुक के सारे राज को पता करके आप सामने ला के रख दूंगा और क्लैन को ठिकाने लगा दूंगा। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। फिर ओरेकल उसे एक लास्ट चांस देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लाइन ओल्ड नील से मिलने के लिए आता है। ओल्ड नील कहते हैं कि आज मैं तुम्हें रिचुअल मैजिक करना सिखाऊंगा। छोटे बियॉन्डर को रिचुअल करने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मोमबत्ती और बाकी सब सामग्री। उसे मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिया है। फिर इनके बाद ओल्ड नील मंत्र बोलने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ओल्ड नील अपने आसपास वॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी बना लेते हैं ताकि उनके अलावा कोई इस मैजिक में दखल ना दे। ओल्ड नील कहता है कि रिचुअल मैजिक में एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी अनजान क्वांटिटी से बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम अंधकार की तरफ खींचे चल जाओगे जहां तुम्हारा मौत इंतजार कर रहा होगा। क्लाइन को लगता है कि अपनी लक इंचेंटमेंट रिचुअल के दौरान उसने जरूर किसी एंटिटी से संपर्क कर लिया होगा और उसी वजह से वो इस दुनिया में ट्रांसफर हो गया। फिर ओल्ड नील अपना प्रेप करना शुरू कर देता है और वो ओवरनाइट गॉडेस से प्रे करता है कि मेरे 30 पाउंड का कर्ज लौटाने में प्लीज मेरा मदद कीजिए। यहाँ पर क्लाइन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है अपना कर्ज चुकाने के लिए ये प्रे कर रहे हैं। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं और क्लैन ये सोच रहा है कि इसे अब पैसे बाहर में कैसे मिल सकते हैं, जिस पर नील कहता है कि एवरनाइट गॉडेस पर भरोसा रखो। तभी वो लोग देखते हैं कि एक वॉलेट नीचे गिरा हुआ रहता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे थे। क्लैन सोचता है ये क्या किसी और के पैसे रखने वाले हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी उनके पास आता है और वो आदमी बोलता है, मेरा बटुआ क्या आपके पास है? फिर क्लैन सोचता है कि अब क्या ये करेंगे, क्या ये इनकार कर देंगे ये बटुआ उनका नहीं है या फिर उनको लौटा देंगे। फिर हम देखते हैं कि ओल्ड नील जिसका बटुआ था उसे लौटा देते हैं। वो आदमी ओल्ड नील की ईमानदारी देख करके उन्हें 30 पाउंड दे देता है, बोला ये लीजिए और इसे मना मत कीजिएगा। जिसमें ओल्ड नील कहते हैं आप बहुत अच्छे और बहुत दयालु हैं। फिर ओल्ड नील क्लैन को पैसा दिखाते हुए कहते हैं, देखिए क्लैन तुमने जादू की पावर। और जहाँ क्लैन बोलता है जादू की पावर गई भाड़ में। जहाँ नील कहते हैं अभी मैंने तुम्हारी आंखों में शर्मनाक और कमजोर विश्वास देखा मैंने। हम मिस्ट्री प्रायर का ये तो नारा है, अपनी मर्जी का करो लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। फिर क्लाइन अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तब वो सोचता है कि बादशाह रोजेल की डायरी यह कहती है कि पोषण को जल्दी डाइजेस्ट करना है तो पोषण की तरह से एक्टिंग करो। जहाँ क्लाइन का पोषण है सीयर, उसे फॉर्चून टेलर मतलब कि भविष्य देखने वाला की जैसा एक्टिंग करना होगा। लेकिन फॉर्चून टेलर को भविष्य देखने के लिए कोई चीज की जरूरत होती है, जैसे पत्ते या बॉल या तोता। लेकिन सीयर उसे कहते हैं जो सीधा इंसान को देख करके उसका भविष्य बता दे। और फिर क्लाइन के पास एक लड़की आती है जो क्लाइन को बोलती है, क्या तुम डिविनेशन क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो? जहाँ डिविनेशन का मतलब होता है वही जो भविष्य देखता है या फिर आने वाले अनजान चीज के बारे में पता लगाता है। जब क्लाइन अंदर जाता है तब वो जाकर के एक फॉर्चून टेलर ग्लासेस से मिलता है जो पत्ते देखकर बताता है जिस जगह क्लाइन वापस जाना चाहता है वहाँ जाने में उसे काफी समय लगने वाला है। जहाँ क्लाइन सोचता है मैं अपनी दुनिया में वापस तो लौट जाऊंगा लेकिन अभी काफी समय है, उसे भी यहाँ काम पे लग जाना चाहिए जिससे वो भविष्य देखने वाला की एक्टिंग तो कर पाएगा। क्लाइन के आगे जो ग्लासेस बैठा हुआ था वो बार बार खांस रहा था। तब क्लाइन अपने स्पिरिट विजन को चालू करता है। क्लाइन बोलता है तुम्हें जल्दी किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हारे फेफड़े ठीक नहीं है। तभी ग्लासेस बोलता है तुम कोई डॉक्टर हो क्या? क्लाइन बोलता है नहीं मैं एक सीयर हूँ। और फिर इसी के साथ क्लाइन भी इस क्लब का मेंबर बन जाता है।
फिर वो लड़की कहती है कि मिस्टर विंसेंट ने कहा था कि यहाँ एक कमाल का सीयर आने वाला है, लगता है तुम वही हो। विंसेंट इस क्लब का सबसे बेस्ट फॉर्चून टेलर है। और वो लड़की बोल रही है विंसेंट अभी क्लास ले रहे हैं जहाँ वो मैजिक मिरर के बारे में पढ़ा रहे हैं, जहाँ विंसेंट पढ़ा रहा होता है कि मिरर किसी दूसरे दुनिया का दरवाजा के जैसा भी काम कर सकते हैं और हम लोग जब मिरर वाले जादू करते हैं तब 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड को प्रे करते हैं। इस दुनिया में मेनली 7 देवता है। क्लाइन बाहर ही खड़ा था और वो विंसेंट को देख रहा था, जहाँ विंसेंट एक लाल बाल वाली लड़की को एक बॉक्स देता है और जैसे ही वो लड़की क्लाइन के पास से गुजरती है तब क्लाइन को लगता है कि जरूर उस बॉक्स में कुछ गड़बड़ है। सेलिना की दोस्त एलिजाबेथ वहाँ ही पास थी और वो क्लाइन को देख करके स्माइल कर रही थी। असल में एलिजाबेथ क्लाइन की बहन की फ्रेंड थी। खैर फिर क्लाइन विंसेंट से मिलता है जहाँ विंसेंट क्लाइन का फ्री में ही डिविलेशन कर रहा होता है। विंसेंट कहता है इसकी समस्या का हल 2 शब्दों में छुपा हुआ है, फैमिली और गैदरिंग। फिर क्लाइन यहाँ से जाने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि विंसेंट की 2 उंगलियां कटी हुई है, यानी कि ये वही आदमी है जो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों ने देखा था। और क्लाइन का इस क्लब में आना इसी का प्लान का एक हिस्सा है। अब क्लाइन घर में आके ये सोचता है कि अब वो सबकी नजरों में एक सीयर बन जाएगा और उसका पोषण बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और क्लाइन के मुताबिक उसके घर जाने का रास्ता जरूर ग्रे फॉग में ही छुपा हुआ है, तो उसे ग्रे फॉग की सारी पावर को कंट्रोल करना होगा ताकि वो बिना कोई दिक्कत के अपने घर जा सके। लेकिन इसके लिए क्लाइन को अपना लेवल अप करना होगा। और क्लाइन यहाँ ये भी सोचता है कि उसे अपने लक इंचेंटमेंट प्रेयर में अपना नाम डाल देना चाहिए, जिससे वो ग्रे फॉग को और आसानी से कंट्रोल कर पाए। जैसे वो ये सब लिख रहा था तभी उसके दरवाजे में नॉक की आवाज आती है। जब क्लाइन वहाँ जाके देखता है तब उसकी बहन मेलिसा थी, जिसने एक डॉल बनाई थी और वो क्लाइन को दिखाने आई थी, जिसे देख के क्लाइन बोलता है ये तो बहुत अच्छा कछुआ है, जिससे मेलिसा बोलती है ये कोई कछुआ उछुआ नहीं, ये एक इंसानी डॉल है। फिर क्लाइन अपना घड़ी को देख करके वहाँ से उठता है। तभी उसकी बहन बोलती है क्या फिर तुम दोबारा से काम पे जा रहे हो क्लाइन? तब वो बोलता है हाँ काम पे जाना तो पड़ेगा ही। जहाँ मेलिसा उसे बताती है तुम जितने भी बिजी रहो लेकिन आराम करना बहुत जरूरी है। और हाँ मेरी दोस्त अलीना ने बर्थडे पार्टी पे बुलाया है, अगर संडे को फ्री हो तो चले। फिर क्लाइन सोचता है परिवार के साथ मिलना। फिर क्लाइन को विंसेंट के कहे 2 शब्द याद आते हैं, फैमिली गैदरिंग। और फिर वो मेलिसा के साथ चलने को मान जाता है। और आज मंडे था तो क्लाइन को अपने ग्रे फॉग वाली दुनिया में जाना था, जहाँ क्लाइन के साथ ऑलिवर और ऑड्री भी आ गई थी, जहाँ पास क्लाइन अपने स्पिरिट विजन की मदद से वो उन दोनों के और भी बातें देख पा रहा था, जैसे कि ऑलिवर सीलर पाथवे सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और हेनरी भी स्पेक्टेटर पाथवे की बियॉन्डर बन गई है, जहाँ क्लैन वो दोनों के पीछे उन दोनों के पाथवे का सिंबल भी देख रहा था। वैसे ही क्लैन के पीछे भी उसके फूल पाथवे का सिंबल भी आ जाता है। फिर ऑडग्री पूछती है कि मिस्टर फूल मेरे पास 3 सवाल है, जैसा कि मैं बियॉन्डर बन चुकी हूँ, मुझे किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए है, जिसका जवाब ऑलगियर देने लगता है और वो बोलता है स्पेक्टेटर का काम होता है दूर से नजर रखना, उसे पोषण के नाम को समझना होगा। फिर क्लैन बोलता है पोषण को समझना नहीं है, उसे डाइजेस्ट करना है, जिसके लिए उन्हें एक्टिंग करनी होगी। पोषण का नाम दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि वो उसे डाइजेस्ट करने की चाबी है। वो दोनों क्लैन का शुक्रिया करते हैं इतनी बड़ी बात बताने के लिए। फिर ऑडग्री अपना दूसरा सवाल पूछती है, अगर कोई जानवर सीक्वेंस 9 का पोषण पी लेता हो। ये सुनने के बाद वो दोनों समझ जाते हैं जरूर ऑडग्री ने कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर की है। फिर हम लोग देखते हैं जहाँ ऑडग्री अपना पोषण बना रही थी तब उसका डॉग सूजी ने उसे पी लिया था। ऑडगर बोलता है अगर कोई जानवर ये पोषण को पी लेता है तब वो मर जाता है वरना मॉन्स्टर में बदल जाता है। अगर ये दोनों चीज नहीं हुई है तो मतलब ऑडग्री का डॉग भी एक बियॉन्डर बन गया है। फिर ऑडग्री अपना तीसरा सवाल पूछती है कि उसके लियोन राज में थोड़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि मिनिस्टर के कुर्सी पर अनपढ़ गवार लोग बैठे हुए हैं और वो चाहती है कि उनके जगह कोई काबिल इंसान बैठे, लेकिन वो कैसे पहचानेगी कि वो लोग उस कुर्सी के लिए सही है। फिर क्लाइन कहता है ये तो बहुत आसान है, तुम अपने राज में कोई एग्जाम कंडक्ट करवाओ, जो इंसान पास होगा वही तुम्हारे राज को संभालने का असली हकदार होगा। इस तरह तुम्हें अपनी राज चलाने के लिए काबिल लोग मिल जाएंगे और इस प्रोसेस को तुम हायर एग्जाम नाम दे सकते हो। ये सुनने के बाद वो दोनों समझते हैं कि क्लाइन कोई महान इंसान है, वो करोड़ों साल से जिंदा है और वो सारी दुनिया देख चुका है, इसलिए वो इतना जल्दी और इतना अच्छा उपाय बता सका। जबकि क्लाइन अपनी दुनिया में होने वाले यूपीएससी नीट जैसे एग्जाम के एग्जाम्पल दिया था। क्लाइन कहता
है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ काम है। पहले तो तुम लोग को रोजल के डायरी के बारे में पता करना है। ऑलिवर सोचता है कि इसे रोजल की डायरी के बारे में कैसे मालूम, मतलब कि ये उसे पढ़ सकता है। फिर क्लैन बोलता है तुम्हें संडे को एक रिचुअलिस्टिक मैजिक करना है, उन्हें गॉड की जगह मुझे प्रे करना है। अगर उनकी प्रेयर क्लैन के पास पहुंचती है तो वो ऐसे भी बात कर सकेंगे। क्लैन फिर वही मंत्र बताता है जो उसने अपने लिए लिखा था। इसे सुनने के बाद वो दोनों सोचते हैं कि मिस्टर फूल कोई आम चीज है ही नहीं, वो भी 7 गॉड्स के तरह एक पावरफुल एंटिटी है, मतलब मिस्टर फूल कोई एंशिएंट गॉड है। फिर क्लैन बोलता है आज की मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं और फिर सब लोग अपनी अपनी जगह वापस पहुंच जाते हैं। फिर क्लैन घर पहुंच के ये सोचता है कि उसे मेलिसा और बेंसन के सामने भी अपने सीयर होने का सच्चाई बता देना चाहिए और वैसा ही एक्टिंग करना चाहिए कि वो एक सीयर है। फिर वो लोग कुछ समय एक साथ एक्सपेंड करते हैं जहाँ वो लोग मेलिसा को एक अच्छी सी ड्रेस दिलाने भी ले जाते हैं ताकि वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में अच्छे कपड़े पहन के जा सके। फिर संडे का दिन वो तीनों सेलिना के बर्थडे पार्टी में जाते हैं जहाँ क्लैन देखता है ये तो वही लाल बालों वाली लड़की है और यहाँ एलिजाबेथ भी थी। फिर क्लैन को प्रेयर सुनाई देती है जो कि ऑलिवर कर रहा होता है। फिर ये लोग अंदर पार्टी में जाते हैं। फिर एलिजाबेथ क्लैन के पास आके पूछती है कि तुम अपने परिवार को बता दिए हो कि तुम एक सीयर हो, चिंता मत करो मैं उसे नहीं बताऊंगी। तभी मेलिसा क्लैन के पास आके बोलती है मैं जानती हूँ तुम दोनों भाई का शादी करने वाला उम्र हो गया है पर एलिजाबेथ सिर्फ 16 साल की है। फिर क्लैन बोलता है तुम्हें गलत फैमिली हो रही है। फिर रात को सेलिना मेलिसा और एलिजाबेथ को अपने कमरे में ले जाती है वो गिफ्ट दिखाने के लिए जो कि विंसेंट ने उसे दिया था, एक जादुई आईना जो कि खुद विंसेंट ने ही बनाया था। फिर एलिना विंसेंट का बताया हुआ मंत्र को पढ़ने लगती है जिसमें वो एक ट्रू क्रिएटर से प्रे कर रही होती है। ऐसा करते ही उसका मिरर और विंसेंट के कमरे वाला मिरर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट एक सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर और वो ये जाल क्लाइन को पकड़ने के लिए बिछाया है। फिर इधर क्लाइन सेंस कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ऊपर आके देखता है कि मिरर में कोई शैतानी पावर है जो कि सेलिना को करप्ट कर देता है। क्लाइन सोचता है अब उसे ठीक करने के लिए मुझे रिचुअलिस्टिक मैजिक करना ही होगा जो नील ने उसे सिखाया था और एवरनाइट्स गॉडेस से हेल्प मांगनी होगी। लेकिन ये मैजिक करने के लिए उसे कुछ सामान की जरूरत होती है। तब वो देखता है कि ये सारे सामान सेलिना के कमरे में रखे हुए हैं। अंदर वो मिरर मेलिसा और एलिजाबेथ दोनों को बेहोश कर देता है और सेलिना को पूरी तरीके से अपने वश में कर लेता है। तभी क्लाइन आता है और एवरनाइट सेलेमर से उसे बांध देता है और जल्दी से टेबल पर रिचुअल का सारा सामान रख करके अपना रिचुअल करने लगता है। इसके बाद वो एवरनाइट गॉडेस से प्रे करने लगता है और सेलिना को उस शैतानी आत्मा से मुक्त करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ से विंसेंट अपनी जादुई शक्ति का यूज कर रहा होता है और सेलिना को आजाद कर देता है जहाँ सेलिना सीधा क्लाइन पर अटैक करके क्लाइन को पकड़ लेती है और उसके जरिए विंसेंट क्लाइन से पूछता है कि बताओ एंटीगोनस नोटबुक में तुम्हें क्या मिला था, जल्दी से मुझे सारी बात बताओ वरना मैं ये दोनों लड़कियों को मार दूंगा। क्लाइन बिल्कुल पावरलेस हो गया था। तभी ऑडग्री क्लाइन का बताया वह रिचुअल को करने लगती है जिससे क्लाइन के अंदर ग्रे फॉग वाली पावर आ जाती है और वो आराम से सेलिना के पकड़ से छूट जाता है। क्लाइन के मुकाबले विंसेंट कमजोर पड़ रहा था। तभी वो अपना हाथ उखाड़ के मिरर में डाल देता है। लेकिन तभी क्लाइन एवरनाइट गॉडेस से प्रे करके अपना रिचुअल को कंप्लीट कर लेता है और उनसे मांग करता है कि सेलिना को बुरी शक्तियों से आजाद कर दे। इससे सेलिना नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है और फिर क्लाइन गोली मार करके उस मिरर को फोड़ देता है जिससे उसका पूरा असर खत्म हो जाता है। फिर क्लाइन चेक करता है कि मेलिसा ठीक है कि नहीं। वो देखता है कि मेलिसा ठीक थी। फिर क्लाइन सोचता है उसे अपने सीलर होने का बात मेलिसा और बेंसन से सीलर होने का बात छुपाना होगा क्योंकि वो अपने फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता। वही विंसेंट का प्लान फेल हो गया था। फिर उसे वही ओरेकल उससे मिलने के लिए आता है और विंसेंट को तुरंत खत्म कर देता है। फिर क्लाइन जाकर के डन को ये सारी बात बताता है। वो मैजिक मिरर विंसेंट ने सेलिना को दिया था और जरूर वो भी किसी इविल ऑर्डर के लिए काम करता है। तब वो दोनों विंसेंट के घर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि विंसेंट का बॉडी पड़ा हुआ रहता है और तभी क्लाइन शीशे का एक टुकड़ा उठा के देखता है तो उसमें ट्रू क्रिएटर लिखा हुआ था जो सेलिना के मिरर में भी लिखा हुआ था। फिर डन विंसेंट के सपनों में जागने की कोशिश करता है लेकिन वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है जहाँ वो
ट्रू क्रिएटर इविल गॉड की छवि देखता है, जिसे देख के डन घबरा जाता है। अगले सुबह हम लोग लियोन किंगडम की राजधानी बैकलून को देखते हैं, जिसकी आलीशान महल में ऑड्री रहती है। ऑड्री की फैमिली इस पूरे राज्य में सभी अमीर घरानों में से सबसे अमीर है। वो चाह करके भी एक ड्रेस को दोबारा नहीं पहन सकती और उसके हर काम के लिए नौकर चाकर लगे हुए हैं। और आज एक फंक्शन था जिसके लिए ऑड्री तैयार हो जाती है और अपनी डॉग सूजी को खुशी में घुमाने लगती है। तभी उसे आवाज आती है कि चक्कर आ रहे हैं। तब वो इधर उधर देखती है तो इधर कोई नहीं था। फिर उसे अपनी डॉग सूजी पर ध्यान जाता है। शायद ये उसके बियॉन्डर वाले पावर से हो रहा था। और ये एपिसोड यहीं पास एंड हो जाता है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड 4 में अब थोड़ा एक्सपीरियंस पहले से बहुत धीमा हो गया है। चलिए मिलते हैं कोई अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।